हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है साइंस बाय सुमित सर। और आपके सामने एक बार मैं फिर से उपस्थित हो चुका हूं एनसीईआरटी स्पेशल साइंस सीरीज वाली क्लास के साथ। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस सेशन से आप लोगों को लाभ जरूर मिल रहा होगा और इस सेशन से आप अपने साइंस के कॉन्सेप्ट को बेहतर कर सकते हैं। और आज के इस क्लास में मैं इसी सीरीज के अंतर्गत नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चर्चा करूंगा। हालांकि टॉपिक नेक्स्ट नहीं है, ये देख लो आप, चैप्टर नंबर 9 है और इसका 2 पार्ट हो चुका है। ये पार्ट 3 है क्योंकि थोड़ा सा ये बड़ा चैप्टर था तो इसको 3 पार्ट में मैंने कवर किया है। तो ये आखिरी पार्ट है। इसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर 10 की तरफ आगे बढ़ जाएंगे और ये आप सबके लिए बहुत उपयोगी सेशन होने वाला है जिनको भी साइंस पढ़ना है, कॉन्सेप्ट बेहतर करना, चाहे वो किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, है ना। अभी चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 8 एनसीईआरटी साइंस बुक को डिकोड कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 9 का ये टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, जंतुओं में प्रजनन। इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट के ऊपर जो हम लोगों ने चर्चा कर लिया है वो आपके लिए महत्वपूर्ण है और वो जाके जरूर देखिए पार्ट 1 पार्ट 2 में। और भी चैप्टर्स को आप इसी चैनल के अंदर आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। और आज के सेशन को डिस्कस करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट क्या करूंगा, रिक्वेस्ट सीधा सा है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो जिस पे आप ये क्लास देख रहे हो। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया मैं उनको बोल रहा हूँ, कुछ नहीं, साइड में सब्सक्राइब का बटन होगा ना, उसको प्रेस कर देना है और कुछ नहीं करना है, बस इतना सा काम आपको करना है और ये काम आप आराम से कर सकते हैं। इस चैनल के ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। और टेलीग्राम चैनल में भी आप ज्वाइन कर सकते हो, नाम यही है साइंस बाय सुमित सर। और तमाम तरह के कंटेंट जो इस चैनल पे अपलोड हुए हैं वो जरूर आप देखिए। आज के सेशन में क्या बात करेंगे, ठीक है। देखिए, एक हेडिंग आपको दिख रहा है शिशु से वयस्क बनने की कहानी, और उसमें एक विजुअल आपको यहाँ पे दिख रहा है। क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसी से मैं शुरुआत करता हूं। यंग वंस टू अडल्ट, ठीक है ना। देखो, ये जो आप देख रहे हो ना विजुअल, इसमें आपको क्लियरली ये दिख रहा होगा कि अल्टीमेटली जो ये जीव बना है, फाइनली जो अभी आपको दिख रहा है, अभी देखो दिख रहा है दिख रहा है दिख रहा है, ये बनेगा क्या दिख रहा है अभी तो नहीं पता चल रहा है, लेकिन अब ये फ्रॉग है, मेंढक है, ठीक है ना। तो ये समय के साथ ग्रो हुआ है, विकसित हुआ है और धीरे धीरे जो यंग बेबी है वो एक मैच्योर जीव में कन्वर्ट हुआ है। ये फ्रॉग के साथ हुआ, किसी दूसरे जीव के साथ भी होता है। अब जैसे यहाँ देखो ये सिल्क वॉर्म के बारे में देखो, ये अंडे है ना, सिल्क मॉथ है, सिल्क मॉथ ने अंडे दिए, सिल्क वॉर्म बना, कोकून, फिर प्यूपा, फिर इससे सिल्क मॉथ बनता है। तो ये एक साइकिल है ना। अ, छोटा जीव, उससे मैच्योर जीव, और विकसित होगा, एकदम विकसित होगा। कहते हैं जन्म से लेकर के, जब किसी भी जीव का जन्म होता है तो बर्थ से लेकर के इसमें ग्रोथ की प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि वो पूरी तरीके से वयस्क ना हो जाए, अडल्ट ना हो जाए, चलती रहती है ना। और फिर मेंटेनेंस की प्रक्रिया तो जिंदगी भर चलती रहती है, ठीक है। इसी में एक एक टर्म आता है, जैसे आप देखेंगे कि कुछ ऐसे जीव होते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, कुछ ऐसे जीव होते हैं जिसके यंग ऑर्गेनिज्म, जो छोटे बच्चे होते हैं ऐसे समझ लो, और अडल्ट वयस्क ऑर्गेनिज्म, उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है, उसका शरीर बिल्कुल बदल जाता है। एक प्रोसेस होता है जिसको हम कायांतरण कहते हैं, हिंदी में मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। मेढक इस चीज को शो करता है। जो बच्चा मेढक होता है ना, टेडपॉल समझ लो आप, टेडपॉल का बॉडी स्ट्रक्चर जिस तरीके का होता है, उसी टेडपॉल से जो वयस्क मेढक बनता है उसका स्ट्रक्चर कंप्लीटली डिफरेंट हो जाता है। मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस से ये गुजरता है। मनुष्य में ऐसा नहीं होता है। अब जैसे मनुष्य का जो बेबी पैदा होता है तो बेबी में अब हमें पता है 2 आंखें, नाक, 2 कान, 2 हाथ, 2 पैर ऐसे होते हैं। ऐसा कभी नहीं होता है कि वयस्क होने के बाद वही शिशु 4 हाथ वाला हो जाता है, ऐसा कभी नहीं होता है। हाँ, ग्रोथ की प्रक्रिया चल रही होती है, साइज बड़ा होता है, वो अलग बात है। लेकिन मेढक में ऐसा नहीं है। टेडपॉल में कुछ नहीं है, धीरे धीरे उसके 2 पैर, फिर और विकसित होगा 4 पैर, ऐसे विकास के क्रम में वो आगे बढ़ता रहता है। तो ये कहानी थोड़ा डिफरेंट है। हम कह सकते हैं सभी जीवों के लिए एक ही तरह का प्रोसेस नहीं होता है, अलग अलग हो सकता है। और इसी से आज का टॉपिक हमारा पहला पॉइंट यहाँ से जुड़ा हुआ है। तो जो नवजात होते हैं, नवजात जन्मे जो प्राणी होते हैं, न्यू इंडिविजुअल जिसको हम कहते हैं, जो न्यू बॉर्न होते हैं, ये प्राणी भी हो सकते हैं अथवा एग से जो निकलते हैं, अंडे के प्रस्फुटन से जो निकलने वाले प्राणी होते हैं वो भी हो सकते हैं। बेबी भी हो सकता है, शिशु भी हो सकता है, या अंडे से जो जीव आते हैं, ऑर्गेनिज्म आते हैं, वो भी हो सकते हैं। कहते हैं तब तक वृद्धि करते रहते हैं जब तक कि वो मेच्योर ना हो जाए। वृद्धि की एक प्रक्रिया होती है जब तक कि वो
अडल्ट ना हो जाए। ऐसा नहीं कि वृद्धि ऑलवेज चलता रहता है, विकास वृद्धि की प्रक्रिया एक समय के बाद रुक जाती है, मेंटेनेंस की प्रक्रिया जिंदगी भर चलती रहती है, ठीक है ना। तो जब तक कोई भी ऑर्गेनिज्म पूर्णतः वयस्क ना हो जाए तब तक वो ग्रो करता रहता है, ठीक बात है। कुछ जंतुओं में क्या है, नवजात जंतु जो नए शिशु है या नए नवजात जीव है, वो वयस्क से बिल्कुल अलग दिखाई पड़ सकते हैं, ऐसा कुछ जंतुओं में होता है, ठीक है ना। जैसे मेंढक वाला एग्जाम्पल आपको अभी मैंने थोड़ा सा बताया भी है। रेशम कीट के जीवन चक्र को याद कीजिए, ये 7th क्लास में भी इसके ऊपर चर्चा की जाती है, हम लोग पढ़ते भी है और आगे भी पढ़ेंगे। वो रेशम कीट वाला जीवन चक्र, रिकॉल द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म, वही था ना, अंडा, लार्वा या इल्ली, फिर प्यूपा, उसी से वयस्क बनते हैं, साइकिल ये पहला वाला जो चक्र था, एग, सिल्क वॉर्म, ठीक है ना, कोकून, प्यूपा, फिर उसके बाद ये पूरी तरीके से मेच्योर मौत में कन्वर्ट होता है, ठीक है। मेंढक के बारे में थोड़ा सा याद कीजिए, एक अन्य जंतु है मेंढक, कहते हैं मेंढक में अंडे से प्रारंभ करके वयस्क बनने की विभिन्न अवस्थाओं को ऑब्जर्व कीजिए, और हम 3 स्पष्ट अवस्थाओं का कैटेगरी यहां देख सकते हैं। एक तो अंडा वाला केस है, एग, और उसी से फिर लार्वा वाला जो केस बनता है, जो बच्चा मेंढक है जिसको टेडपॉल हम कहते हैं, और फिर उससे वयस्क बनते हैं। और टेडपॉल और वयस्क में जमीन आसमान का फर्क होता है। तो यही बात यहाँ पे पूछा गया कि क्या जो टेडपॉल है, बच्चा मेंढक है, वो अडल्ट मेंढक से डिफरेंट दिखाई नहीं देते? हाँ बिल्कुल, इसका जवाब है यस, ऐसा होता है। क्या आप सोच सकते हैं कि किसी दिन यह टेडपॉल वयस्क मेंढक बन जाएंगे? हाँ बनेंगे, टाइम लगता है, ग्रो के साथ, समय के साथ ये बन जाते हैं। उसी प्रकार रेशम कीट की इल्ली या प्यूपा वयस्क रेशम कीट से बहुत अलग दिखाई पड़ता है ना। वयस्क में पाए जाने वाले लक्षण नवजात में नहीं पाए जाते हैं, तो थोड़ा बदल जाता है। ये जो कुछ एग्जाम्पल है, मनुष्य में ऐसा नहीं होता है ना। बट ये जो 1-2 एग्जाम्पल मेंढक का दिया जा रहा है या रेशम कीट का दिया जा रहा है, उसमें ऐसा हो जाता है, और इस प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है। यही चीज आपको फिलहाल याद रखना है। चलो मान लो मेंढक ने अंडे दिए, बहुत सारे अंडे, ठीक है, उससे अर्ली टेडपॉल बना, इसका डिजाइन कुछ इस तरीके से है। लेकिन बाद में यही टेडपॉल जब थोड़ा सा विकसित हुआ तो इसके 2 पैर आए, फिर ये और विकसित हुआ, 4 पैर आए। मतलब अब अगर मैं इस मेढक जो वयस्क है, ये वयस्क है ना, ये इसकी तुलना इस बच्चे से मैं करूं तो दोनों इक्वल नहीं है, जमीन आसमान का फर्क है, दोनों के बॉडी स्ट्रक्चर में परिवर्तन आ गया है। तो ये कुछ जीवों में इस तरीके की प्रक्रिया होती है जिसके बच्चे और वयस्क में संरचनात्मक तौर पर बहुत सारी भिन्नताएं पाई जाती है। मनुष्य में ऐसा नहीं होता है, मनुष्य का ये बच्चा है और ये अगर विकसित होगा, विकास के क्रम में आगे बढ़ेगा, तो ये ऐसा नहीं है कि इसकी 2 आंखें और इसके 5 आंखें हो जाएंगी, इसके 2 हाथ है और इसके 4 हो जाएंगे, नहीं, 2 है तो 2 ही रहेगा, लेकिन विकास के क्रम से ये आगे बढ़ेगा। लेकिन मेंढक में ऐसा नहीं होता है ना। यही बात यहाँ पे लिखी गई। आपने एक सुंदर शलभ को कोकून से बाहर निकलते देखा होगा। टेडपॉल रूपांतरित होकर वयस्क में बदल जाता है, जो छलांग लगा सकता है वयस्क मेंढक, और तैर भी सकता है। कुछ विशेष अब यहां से वो टर्म आ जाएगा जिसका मैं अभी जिक्र कर रहा हूं। कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ टेडपॉल, जिसको हम बच्चा मेंढक कैसे कह देते हैं, टेडपॉल का वयस्क में रूपांतरण ही कायांतरण कहलाता है। व्हाट इज द लैंग्वेज हियर? द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा into adult frog, we can say that, or adult organism through the drastic changes is called metamorphosis. काया का पूरी तरीके से बदल जाना, इसको कहते हैं कायांतरण, इसको कहा जाता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम शरीर में किस प्रकार के परिवर्तन देखते हैं? हम अपने शरीर में तो ये देखते हैं ना कि छोटे बच्चे का हाथ पैर छोटा होता है, नाक कान छोटा होता है, वो बड़ा हो जाता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि 2 हाथ के बदले में बड़े होने के बाद 4 हाथ हो जाता है। बट मेढक में ऐसा नहीं होता है। मेढक में 4 हो जाता है, पहले तो होता ही नहीं है पैर, फिर 2 होता है, फिर 4 होता है, ऐसे रूप रंग बदल जाता है। क्या आप सोचते हैं कि हमारा भी कायांतरण होता है? इसका जवाब है ना, हमारा नहीं होता है। मेटामॉर्फोसिस सब जीवों में नहीं होता है, ठीक है ना। मनुष्य में जन्म के समय से ही नवजात शिशु में वयस्क के समान शारीरिक अंग मौजूद रहते हैं, कोई नए अंग मेंढक की तरफ बाद में नहीं आते हैं। तो ये बात आपको यहाँ पे फिलहाल ध्यान रखना है, ठीक है।
तो एक फॉर्म, ये जो इस टॉपिक में हमें डिस्कस करना था, वो फिलहाल अभी मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, अब कुछ और बातों को कैरी कर लें। ठीक है, ठीक है जी। तो आगे बढ़ते हैं अब। देखो, अभी तक अगर मैं पूरे लेक्चर की बात कर लूं, पहला दूसरा और ये तीसरा लेक्चर है ना, तीनों को मिला करके अगर मैं बात करूं, तो रिप्रोडक्शन के बारे में हम बात कर रहे थे, उसके अलग अलग पहलुओं के बारे में हम बात कर रहे थे। और ज्यादातर देखा जाए तो हमने अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में यूजुअली बात की है, लैंगिक प्रजनन। लेकिन जब हम शुरू में डिस्कस कर रहे थे इस टॉपिक को, तो हमने ये भी बात की थी कि एक सिंपल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन भी होता है, जिसको हम लोग अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। ये पार्ट भी समझ लो, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें ये बहुत सिंपल कैटेगरी का रिप्रोडक्शन मैकेनिज्म है, और इसमें मेल फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन फिर जाइगोट बनना जैसा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर नहीं होता है ना। छोटे छोटे जीवों में आप कह सकते हैं अमीबा हो गया या फिर हाइड्रा हो गया, इन सब जीवों में ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोड्स होते हैं, और इसमें सेक्सुअल एक्टिविटी जैसी कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं होती है। अब तक हमने जनन प्रक्रम का अध्ययन उन जंतुओं में पढ़ा जिनसे हम परिचित है, मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, ऐसे समझ लो। परंतु अगर अत्यंत छोटे जंतु जैसे हाइड्रा की बात कर ले, या माइक्रोस्कोपिक जंतु जैसे कि अमीबा की बात कर ले, दो एग्जांपल यहां पे लिखा है आपके बुक में, एक हाइड्रा और दूसरा अमीबा। हाइड्रा काफी छोटा होता है और अमीबा तो माइक्रोस्कोपिक है, यूनिसेलुलर। तो इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है? सेक्सुअल तो नहीं होता है। क्या आप उनके प्रजनन करने के ढंग के विषय में जानते हैं? जानना ही तो है, अभी जानेंगे ना, आगे जानेंगे। तो इतना तो पता चल गया हेडिंग से कि जनन का ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन शो करता होगा अमीबा और हाइड्रा जैसे, या इस तरीके के अन्य जीव। जनन का कहते हैं, जनन का वो प्रोसेस, वो विधि जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है, अलैंगिक जनन कहलाता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। ओनली वन ऑर्गेनिज्म। सेक्सुअल में क्या होता है? मदर फादर, टू ऑर्गेनिज्म, उसकी भूमिका होती है। लेकिन अगर सिंगल ऑर्गेनिज्म से, जैसे मान लो ये हाइड्रा है और ये एक सिंगल ऑर्गेनिज्म है, और इसी से आगे एक न्यू इंडिविजुअल बन जाए, हो सकता है, तरीका होगा कोई ना कोई, लेकिन अगर न्यू हाइड्रा बन जाए तो ये सेक्सुअली हुआ ना। ठीक है ना। या मान लो एक अमीबा है ये, और इसी से मान लो नया अमीबा बन जाए, दो नए अमीबा बन जाए, तो ये भी तो ये सेक्सुअल है ना। तो ऐसा ही होता है, इसीलिए इसको सिंपल मेथड कहते हैं। सिर्फ कभी कभी तो ये सिंपल सेल डिवीजन जैसा प्रोसेस होता है। तो हाइड्रा जैसे जीव की बात कर ले, हाइड्रा की स्थायी स्लाइड लीजिए और मैग्नीफाइंग लेंस अथवा सूक्ष्मदर्शी की सहायता से स्लाइड का अध्ययन कीजिए। अगर नहीं आप कर सकते हैं तो थोड़ा इमेजिन करो कि हाइड्रा में हमें कुछ अध्ययन करना है। ठीक है ना, हाइड्रा ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है। तो जो पेरेंटल हाइड्रा है उसके शरीर से कुछ उभरी हुई संरचनाएं दिखाई देती है। मैं आपको एक विजुअल दिखाता हूँ, ये देखो, ये इंडिविजुअल है, हाइड्रा है, इसकी अपनी लाइफ है। ठीक है, ये ओरिजिनल जीव है। समय के साथ आप देखेंगे इसमें से इसी हाइड्रा का एक हिस्सा थोड़ा सा बाहर की तरफ निकलेगा, जैसे ये वाला हिस्सा देख लो, ये थोड़ा बढ़ा हुआ भाग दिख रहा है। ये समय के साथ थोड़ा और आगे बढ़ेगा, कुछ समय के बाद ये और बड़ा हो जाएगा, ये देख रहे हो, यही, ये इसको ना बड कहते हैं। ये आगे जो उभरा हुआ हिस्सा है ये थोड़ा और मैच्योर होगा, इसको बड कहते हैं, ये बड वाला पार्ट है, और ये प्रोसेस बडिंग कहलाता है। और जब ये पूरी तरीके से देखो एक स्वतंत्र रूप से जीव बनने लायक स्थिति में जब ये आ जाएगा ना, तो यहां से ये अलग होकर के एक न्यू हाइड्रा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो नए जीव की उत्पत्ति तो यहां हुई, लेकिन सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं है, ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं है। इस प्रोसेस को हम बडिंग कहते हैं। तो बडिंग के द्वारा प्रजनन, जो कि एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल है, ये हाइड्रा शो करता है। ये आपसे पूछा जा सकता है, प्रत्येक हाइड्रा में एक या अधिक उभार जैसी संरचना आपको दिखाई दे सकते हैं। जो अभी हमने देखा उसको हम क्या कहते हैं? इंग्लिश में बड कहते हैं और हिंदी में उसे मुकुल कहते हैं। यह उभार विकसित होते नए जीव है जिन्हें मुकुल कहते हैं, ये लिखा हुआ है
These bulges are the developing new individuals and they are called buds. ठीक है, और इस प्रोसेस को बडिंग कहते हैं। स्मरण कीजिए, एक तो हाइड्रा वाला केस हो गया, ये आपसे पूछा जा सकता है कि हाइड्रा में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो आप क्या बोलेंगे, आप बडिंग प्रोसेस बोलेंगे, ठीक है ना। मुकुलन हिंदी में उसको कहते हैं, बडिंग से हाइड्रा जैसे जीव का निर्माण हो सकता है। एक स्मरण कीजिए, जो यीस्ट होता है, यीस्ट में भी बड दिखाई देते हैं, ठीक है ना। तो ये इसका हो गया, और दूसरा यीस्ट जैसे सूक्ष्म जीव में भी ये प्रोसेस होता है। तो दो एग्जांपल यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं, कहां से प्रश्न उठाते हैं वो आपको जरूर ध्यान रखना है, एग्जाम्पल से पूछे जा सकते हैं। तो हाइड्रा हो गया, ये बुक में भी लिखा है कि यीस्ट में भी मुकुल यानी बड दिखाई देते हैं। हाइड्रा में भी एक एकल जनक से निकलने वाले उद्दर्थ से नए जीव का विकास होता है। इस प्रकार के जनन को, जिसमें केवल एक ही सिंगल पेरेंट नए जीव को जन्म देता है, इसी को तो अलैंगिक कहते हैं। तो यीस्ट हो गया, हाइड्रा हो गया, ये दोनों एसेक्सुअल का एग्जाम्पल हो गया, है ना। हाइड्रा में बर्ड से नया जीव विकसित होता है, इसलिए इस प्रकार के जनन को बडिंग कहते हैं। हिंदी में उसको मुकुल कहते हैं, और मुकुलन बडिंग को कहा जाता है। सो सिंस न्यू इंडिविजुअल डेवलप फ्रॉम द बर्ड्स इन हाइड्रा, and this types of asexual reproduction is called basically budding. So budding is the example of asexual reproduction. हाइड्रा और यीस्ट इसका एग्जांपल हो सकते हैं। और इस विजुअल को देख लो, देखो देखो, ये बड है, थोड़ा बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, उसके बाद ये अलग हो जाएगा, ये अलग होकर के एक नए हाइड्रा में, नए जीव में कन्वर्ट होगा। हाइड्रा और यीस्ट का एग्जांपल हो गया, ठीक है। तो दो जीवों का एग्जांपल आपने देख लिया। अभी अलैंगिक जनन की अन्य विधि की अगर हम बात करें, अमीबा, अमीबा क्या है भाई साहब, अमीबा एक यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, अमोइबा जिसको हम कहते हैं, एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव इसको कहते हैं। इसमें भी ऑब्वियसली एसेक्सुअल मेथड होता है, सिंगल अमीबा से नए अमीबा बन जाएंगे, लेकिन इसमें बडिंग नहीं होगा। इस अमीबा में, एक अमीबा से जो नए अमीबा का निर्माण, न्यू इंडिविजुअल बनता है, वो सिंपल एक डिवीजन प्रोसेस है ना। और सिंपल डिवीजन से, इसको हम कहते हैं कि सिंपल डिवीजन प्रोसेस से नए अमीबा का निर्माण होता है। जब आप अमीबा के संरचना के बारे में पढ़ते हो, हालांकि हम सेल के क्लास में इसके ऊपर बात कर भी चुके हैं, और आपको पता है कि अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है, यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इसमें केंद्रक के दो भागों में विभाजन से जनन प्रक्रिया प्रारंभ होती है। इसके बाद कोशिका भी दो कोशिकाओं में, दो भागों में बढ़ जाता है, और प्रत्येक में केंद्रक होता है। परिणाम स्वरूप एक अमीबा से दो अमीबा बनते हैं, और इस प्रकार के अलैंगिक जनन, जिसमें जीव विभाजित होकर दो संतति उत्पन्न करते हैं, उसे हम बाइनरी फ्यूजन कहते हैं, यानी कि द्विविखंडन कहते हैं। तो अमीबा में जो रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है, वो तो है तो एसेक्सुअल मोड जैसे हाइड्रा में होता है, लेकिन हाइड्रा में मुकुलन होता है, बडिंग होता है। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ फ्यूजन होता है, बट इसको हम बाइनरी फ्यूजन कहते हैं, ठीक है ना, द्विविखंडन। अब ये पार्ट लिखा है कि अगर पेरेंटल अमीबा ये है, तो पहले जो इसमें ये न्यूक्लियस है, ये आप देख लो, इसका डिवीजन शुरू होता है, और एक ही अमीबा में दो न्यूक्लियस बनता है, और एक बार जब दो न्यूक्लियस बन जाता है, तो फिर उसका फर्दर डिवीजन होता है कंप्लीट, और फिर एक अमीबा से दो नए अमीबा, डॉटर अमीबा का निर्माण होता है। इस चीज को हम विखंडन कहते हैं, यानी विखंडन वो भी दो नए जीवों का बनना है, तो इसको बाइनरी फ्यूजन कहा जाता है। ये बात भी याद रखिए। यानी हाइड्रा की बात हो गई, अमीबा की बात हो गई, यीस्ट की बात हो गई, ये सब क्या रिप्रेजेंट करता है, ये सब सिंगल पेरेंट से नए जीव को बनाने की स्थिति को रिप्रेजेंट करता है। दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। और इसके अलावा ये दो तीन एग्जाम्पल अभी मैं बता रहा हूं, लेकिन और भी है, मुकुलन और द्विविखंडन के अतिरिक्त कुछ अन्य विधियां भी है, जिनके द्वारा एकल जीव संतति जीवों का जनन करता है। और अनफॉर्चुनेटली इनके बारे में आपके 8th क्लास के बुक में ज्यादा कुछ नहीं दिया गया है। तो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की कहानी और भी बड़ी होती है, मौका मिलेगा तो हम उसको आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि 8th क्लास के बुक के हिसाब से यहीं तक इसमें दिया गया। ठीक बात है, चलो कुछ तो आइडिया मिल गया, हाइड्रा का आइडिया मिल गया, यीस्ट का आइडिया मिल गया, और किसका मिल गया, अमीबा का आइडिया मिल गया। तो कम से कम एक आइडिया तो मिल गया कि एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नाम की प्रक्रिया भी होती है, ठीक है ना, सेक्सुअल भी होता है, ठीक है। और आगे और भी जब मौका मिलेगा तो और भी इन सब मुद्दों पर
क्लास के हिसाब से और भी डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। फिलहाल जिस चैप्टर की बात हम कर रहे थे उस चैप्टर में इतना है, तो वो हमने कंप्लीट कर लिया है। सो मतलब ये टॉपिक इतना ही बच गया था। अभी कुछ मैं प्रश्न करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले और क्या बोलूंगा आपको, मैं बोलूंगा आपको ये सेशन लाइक करना है, सबको लाइक करो अभी का भी, चैनल सब्सक्राइब करना है। अब जिन्होंने कर लिया दोबारा तो नहीं कर सकते, जिन्होंने नहीं किया, कुछ लोगों ने नहीं किया ना अभी तक, तो करो ना चैनल सब्सक्राइब। शेयर कर सकते हो तो शेयर करो, बाकी कुछ करो ना करो इसका आंसर दो। ये आसान प्रश्न है। बडिंग द्वारा जनन किस में होता है? रिप्रोडक्शन बाय बडिंग टेक प्लेस इन हाइड्रा, अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया। अब अभी जो हमने बात की है बडिंग द्वारा रिप्रोडक्शन, तो ऑब्वियसली हाइड्रा इसमें ऑप्शन में दिख रहा है। अगर हाइड्रा ऑप्शन में दिख रहा है तो सीधा लगा देंगे, क्योंकि अमीबा हो नहीं सकता, बैक्टीरिया भी नहीं हो सकता, वो भी फीजन ही है एक तरीके से, ठीक है। इसके अलावा ओवरऑल एक और प्रश्न है आपके सामने कि जो जलीय जंतु होते हैं जिसमें निषेचन पानी में होता है वो क्या कहलाते हैं? एक्वेटिक एनिमल्स इन विच फर्टिलाइजेशन अकर्स इन वाटर आर। कोई एग्जांपल ले लो, शायद उससे आपको आइडिया मिल जाएगा, क्योंकि पिछली क्लास में इसके ऊपर हमारी बातचीत हुई थी, तो मुझे नहीं लगता इसमें भी कोई दिक्कत होगी। एक्वेटिक एनिमल्स इन विच फर्टिलाइजेशन अकर्स इन वाटर, जैसे मेढक का ले लो एग्जांपल, या मछली का एग्जांपल ले लो। पहली बात, मेढक शिशु जन्म देते हैं या मछली शिशु जन्म दे देते हैं या फिर अंडे देते हैं? तो ये वीवी पैरस तो वो होते हैं ना जो शिशु देते हैं, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, मनुष्य, तो ये हो नहीं सकता है। होगा तो ओवी पैरस, वीवी वाला तो कट गया, अंड प्रजक होगा ना। हाँ ठीक है, अंड प्रजक है। और मेंढक मछली का एग्जाम्पल अगर आप सोचोगे तो ये आंतरिक निषेचन नहीं बल्कि बाहरी निषेचन होता है। आपने ये सही अगर सोचा होगा तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन विद ओविपोरस स्टेटस, ये हम कह सकते हैं। विविपोरस नहीं हो सकते, तो दूसरे प्रश्न का ये आंसर है। क्योंकि बहुत सारे प्रश्न हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, तो छोटा सा पार्ट रह गया था, तो इसको अभी हमने कंप्लीट कर लिया। तो आज की कहानी बस इतनी है, और अगले क्लास में मैं आपके सामने फिर आऊंगा। अगले क्लास में मैं चैप्टर नंबर 10 के साथ आऊंगा, क्योंकि 9 चैप्टर कंप्लीट है। और उन लोगों को मैं फिर से क्या बोल रहा हूँ, इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ और वहां आपको एनसीईआरटी की प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, ठीक है। एक ही प्लेलिस्ट है एनसीईआरटी की, और भी दूसरी क्लास की भी प्लेलिस्ट है, लेकिन आप इसको क्लिक करके इसमें जितनी भी क्लास है, अब तक बहुत सारी क्लास मुझे लगता है 22-25 क्लास हो गई है लगभग, तो वो सारी क्लास समय निकाल के अपने हिसाब से आप देखिए, बेहतर कॉन्सेप्ट को कीजिए, क्योंकि इन्हीं सब से क्वेश्चन बनते हैं और बहुत सारे एग्जाम्स आपके क्वालिफाई हो जाते हैं। तो एक बार जाके जरूर देखिएगा, और बाकी इस सेशन को तो अभी आप देख ही रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में। फिलहाल क्या बोलूंगा मैं, ओके बाय बाय।